बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 16 मई 2024 को अगर इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश कर दिया जाता है तो यकीन मानिए दुनिया की तारीख में ये दिन लिखा जाएगा। इसके अलावा आज बहुत अहम समाअत थी और समाअत थी बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई थी और उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनकी फैमिली की डिटेल्स लीक आउट हुई थी, उसका भी एक तफसीली फ़ैसला आ गया है। और एक ख़त जो कि चीफ जस्टिस को बाबर सत्तार ने लिखा था, उसमें भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि किस केस में किस तरह उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा आज इद्दत का केस भी था और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत का भी समाअत हुई जिसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अच्छा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कश्मीर इशू के हवाले से। जो 2-3 दिन से क्योस चलता रहा, आखिरकार उनके मुतालबात पूरे कर लिए गए, लेकिन मुतालबात कब पूरे किए गए? जब 6 जानें चली गई, 6 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। क्या आवाम को अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए एहतजाज सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी जानें देनी पड़ेंगी, खून बहाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसके मुतालबात, उसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे? आज़ाद कश्मीर का तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने रेंजर्स बुला ही नहीं। तो सवाल ये उठता है फिर वहाँ पे रेंजर्स क्यों गई, सीधी गोलियाँ क्यों फायर की गई? ये कौन था जिसने ये हुक्म दिया है? आपके पास पहले ही पिछले सवालनामे पड़े हैं जो कि बहुत सख्त हैं, जिनके आप जवाब नहीं दे पाए। तो यकीन मानिए कि जो अब सवालात होंगे वो तो पिछले सवालों से भी सख्त होंगे। तो आप क्या उनका जवाब दे पाएंगे? आपने क्या माओं की रोती बिलखती सदाएं, चीखें, धाड़ी सुनी है? आपको लगता है कि आप डंडे के ज़ोर पे सारे मसले हल कर लेंगे? मतलब कुछ चीज़ें नहीं, हर जो मुल्क के मामलात होते हैं, अवाम से रिलेटेड मामलात होते हैं, उनमें यार डंडे का ज़ोर नहीं चलता है। उनमें आप जो है लाठी से, गोली से मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। मसाइल को आप लोग जो भी इश्यूज़ हैं उसको मिस हैंडल कर रहे हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इश्यूज़ हल होंगे तहम्मुल से, बुर्दबारी से, ठंडे मिजाजी से, टेबल पे बैठने के बाद। जो इतना मुतालबात पूरे हुए हैं, ये बिना गोली चलाए भी तो आप कर सकते थे ना। आपने आखिरकार किए ना उनके मुतालबात पूरे। ऐसा तो किया हुआ नहीं कि नहीं किए, लेकिन मतलब आप ही हार माने ना। आपने गोलियां चलाकर भी देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लोग क्या अपने मुतालबात से हिले? नहीं हिले। उनको आपने गोलियां मारी, आखिरकार उन्होंने अपना मुतालबात पूरा किया। और गंदा कौन हुआ? किस पर उंगलियां उठ रही हैं? किससे लोग सवालात कर रहे हैं? आप अपनी खोई हुई साख को बचाने के बजाय, उसको इम्प्रूव करने के बजाय दिन ब दिन उसमें और कीचड़ उछाल रहे हैं। दूसरी तरफ जी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं और जो कुछ भी पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हुआ है उससे इंडियन को कितनी तक़वियत मिली है, इंडियन मीडिया ने कितना मावेला और धमाल डाला हुआ है इस बात के पीछे। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो कि वो मतलब क्या है, यही बात कह रहा है कि ये सब कुछ जानबूझकर करवाया गया ताकि मोदी सरकार को इलेक्शन में किसी तरीके से उनकी कामयाबी को यकीन बनाया जाए। मोदी सरकार को हाथों में कोई पॉइंट मिल जाएगा कि देखो जी हम यहाँ पे रिटेलिएट करें, तो मोदी सरकार को पॉइंट देने के लिए, क्योंकि चाहते हैं कि जी दोबारा से इन्हीं की सरकार वापस आए, तो शायद इस वजह से भी ये सारा ड्रामा किया गया और ये सारे मसाइल पैदा किए गए। तो लोग बातें कर रहे हैं और आप बातें करने का मौका दे रहे हैं। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है जनाब कि आपका काम जो है आप अपने काम कीजिए, और जो मसाइल आपको लगता है डंडे से हल होने वाले हैं, तो यकीन मानिए आप डंडे से कभी भी ये मसाइल हल नहीं कर पाएंगे। फिर आज की बात आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैम तरामीम के हवाले से केस चल रहा था जिसमें अतर मनुल्लाह ने फिर स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जी जो फ़रीक है, इमरान खान इस केस में फ़रीक है और वो आना चाहता है तो हमें उसको पूरा सुनने का मौका देना चाहिए। और फिर उन्होंने हुक्म जारी किया कि 16 मई को
इमरान खान को पेश किया जाए थ्रू वीडियो लिंक, और उस पर उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल इंश्योर करे कि जी ये सारा स्मूथ प्रोसेस होगा, इसमें आप टेक्निकल टीम की भी सपोर्ट हासिल करें। अब ये देखें क्यों मैंने शुरू में कहा कि ये तारीखी दिन होगा और दुनिया की तारीखी में लिखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान कैदी नंबर 804, जिसको इतने दिनों से ना किसी ने देखा है और ना सुना है, वो जेल में बैठे कोई पैगाम देता है, किसी के थ्रू देता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पैगाम भी नहीं दे पा रहा, उसको कोई देख भी नहीं पा रहा, तो उसका पैगाम को मनो-अन तस्लीम किया जाता है। उसका बयान पूरी सियासत में हलचल पैदा कर देता है। अब आप ये देख लें कि उसने जब द इकोनॉमिक्स को में आर्टिकल लिखा या टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा, तो पूरी दुनिया ने उसको पढ़ा, और कितना पढ़ा, मतलब उसकी एक एक बात का उसको बिना देखे और सुने इतना इम्पैक्ट होता है, उसका हर फैसला माना जाता है। इलेक्शन में वो नहीं था, उसने कहा मेरे इस बंदे को वोट देना है, लोगों ने उस बंदे को ढूंढ ढांड के वोट डाला, उसका निशान ढूंढा, तो वो शख्स जो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी बातों का इतना इम्पैक्ट है, तो वो अगर शख्स दिखाई देगा, सुनाई देगा और कुछ बोलेगा तो उसका क्या असर होगा। और अगर ये नशरियात समात जो है वो लाइव नशर की जाती है और जो पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, तो आप यकीन करें अगर ये लाइव समात होती है तो पूरी दुनिया इसको देखेगी। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में लोग देखेंगे, पूरी दुनिया इसको देखेगी और इंटरनेट चोक कर जाएंगे, इतना लोड पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा तारीख में कि एक कैदी को देखने के लिए सिर्फ मोबाइल में, टीवी में, एक ये लाइव देखने के लिए लोगों पागल हुए थे, मतलब इंटरनेट चोक कर गए थे, कैपेसिटी आउट हो चुकी थी। ये सारा कुछ आप देखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो ये एक हिस्ट्री बनेगी। दूसरी तरफ जी सबसे इम्पोर्टेंट केस की समात में ये क्यों कहूँगी, बाबर सत्तार का केस था, 6 जजेस का मामला। आपको पता था कि 6 जजेस का क्या मामला है। 6 जजेस ने ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि जी हमारे काम में मदाखलत की जाती है। और आज जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया बाबर सत्तार ने, उसमें उन्होंने अब बड़े क्लियरली पॉइंट आउट किया कि किस किस केस में उनको मदाखलत का सामना करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने ऑडियो लीक्स के बारे में बताया कि जब मैं ऑडियो लीक्स का केस सुन रहा था तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट करके मुझे कहा कि ये केस नहीं सुनना, स्पेशली जो सर्वेलियंस और स्क्रूटनी का तरीकाकार है उस पर आपने बात नहीं करनी है। और ये जो मेरे खिलाफ मुहिम चलाए, एंटी कैंपेन आपने देखा होगा कि बाबर सत्तार के खिलाफ चलाई गई, जिसमें कहा गया कि उनकी फैमिली या वो तो पाकिस्तानी शहरियत ही नहीं रखते हैं, और इसमें हमारी गरीदाबाजी आगे रही हैं। तो उन सब ने जो मुहिम चलाई है वो भी मुझे प्रेशराइज़ करने की टैक्टिक ही थी। और आज जो बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली थी उसके बारे में भी जो समात हो रही थी, उसने अपना एक तफसीली फ़ैसला दिया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला दिया है। उन्होंने सिर्फ पैमरा या PTA को नहीं, उन्होंने IBI, ISI, FI, IB सारी एजेंसीज़ को बुला लिया है जी, उन सबको नोटिस जारी किए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बाबर सत्तार की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो हुकूमती इदारों के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती हैं, तो यहीं कहीं से ये लीक आउट हुए होंगी। और PTA और पैमरा को भी बुलाया और कहा है क्या आपने इजाज़त दी है कि लोगों की ऑडियो टेप्स हो, बातें रिकॉर्ड की जाएं। तो बड़ा सख्त आया और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ ये नहीं कि इदारे के निचले बंदों को, एहलकारों को ही ये इसका उसमें करेंगे कि वही इस चीज़ में मुलव्वस है, हम टॉप एहलकार तक जो इस इदारों के टॉप है उन तक जाएंगे और सबक सिखाएंगे, और जो भी है उसको हम सज़ा देंगे, उसको सबक सिखाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये ना हो सके। तो बड़ा स्ट्रिक्ट जी आया था इनकी तरफ से, और उन्होंने कहा था कि जो अब तक हुआ है अगर किसी भी जजेस के ख़िलाफ़ अब ये करेंगे तो हम इनको सबक सिखाएंगे ताकि ये नेक्स्ट टाइम किसी भी जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह नहीं कर सके। क्योंकि ये तरीका कार नहीं है कि 5th जनरेशन वॉर का ये मतलब नहीं है कि आप हर दफ़ा जजेस के ख़िलाफ़ जाकर बातचीत करें, जजेस के ख़िलाफ़ आप कंपेन करें और जजेस को डराया धमकाया जाए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस था और बड़ा तफसीली फ़ैसला दिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला दिया। आप देखें कि अदलिया स्टैंड ले रही है, अदलिया निकल कर आ रही है, और अगर अदलिया इसी तरह निकल कर आती रही तो यकीन माने और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती रही, स्टैंड लेती रही, अपने हल्फ पे जो उसने लिया है उसके मुताबिक काम करती रही, तो यकीन माने कि तब्दीली ज़रूर आएगी, पाकिस्तान के हालात ज़रूर बदलेंगे। अभी आपने जो शीरी मिज़ारी का केस चल रहा था
جو ان کی کورٹ سے گرفتاری ہوئی تھی اس میں جو منیب صاحب نے جسٹس منیب نے دیا تھا محسن جسٹس صاحب نے دیا تھا ریمارک، وہ بڑا اسٹرانگ ریمارکس تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یار ایک بندہ لوگ آتے ہیں عدالت میں داخل ہوتے ہیں، کورٹ میں داخل ہوتے ہیں، ادھر کی کھڑکی توڑتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، بندے کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. ہم اس بات کی انکوائری نہیں کروا سکے تو آگے ہم کیا کریں گے؟ آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحب ہیں ان کے ریمارکس سنیے ہوں گے جب وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے تھے کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی جبکہ کوئی دوسری پارٹی آتی ہے اور جلسہ کر لیتی ہے. تو تمام جو لوگ ہیں، حکومت ہے، ادارے ہیں، وہ ایک پارٹی کے پیچھے لگ گئی ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ بس اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، اس پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اب جو عدالتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، سٹینڈ لے رہی ہیں، کیونکہ شاید اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، آپ 19-20 کا فرق ڈال سکتے ہو لیکن یہ 16-20 کا فرق نہیں آ سکتا. آپ جس طرح کے فیصلے کرواتے رہے ہو، چاہے وہ القادری ٹرسٹ کیس میں فیصلہ ہوا ہو، چاہے وہ عدت والے کیس میں فیصلہ ہوا، سائفر والے کیس میں، سب کو پتہ ہے ان میں کچھ نہیں ہے اور یہ فیصلے میں کوئی لیگل پوائنٹ آپ ثابت نہیں کر پائے. مطلب اور جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں ان پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ فیصلے دیے ہوں گے، ایک دم آئین اور قانون سے ہٹ کر. تو اب ان کی بھی بس ہوگی کیونکہ ان کی بھی کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہے اس طرح کے فیصلے کرنے سے. تو اب وہ سامنے آ رہے ہیں اور اگر عدلیہ کھڑی ہو جائے تو ایک امید جا سکتی ہے کہ ہمارا ملک صحیح سمت میں چل سکتا ہے، کیونکہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. معیشت ہمارے سامنے ہے. آئی ایم ایف نے کل بڑا کھل کر بول دیا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں، کیونکہ جو پاکستان میں جس گروپ کو سب سے زیادہ مطلب جس عمران خان نے جس کو سپورٹ کیا تھا اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، وہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے. یہ بات آئی ایم ایف نے بھی تسلیم کر لی ہے اور یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. عمران خان نے جو قوم کے نام ایک خط لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جعلی حکومت ہے اور انہوں نے بڑی رائٹلی پیشن گوئی انہوں نے کی ہے کہ جون جولائی میں عوام کی چیخیں نکلیں گی. تو جو ابھی حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی مہنگائی اور جس طرح کا ابھی بجٹ آنا ہے، اس میں جون جولائی میں عوام کی چیخیں نکلیں گی. سیلری طبقہ بالکل ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی سارا برڈن سیلریڈ کلاس کو پڑتا ہے. کیونکہ ان کو اور تو نہ ان کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں پلاننگ ہے، نہ انہوں نے آج تک، ہم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں نیٹ بیس بڑھائیں گے، نہ آج تک وہ نیٹ بیس بڑھا پائے. ان سے ٹارگٹ جو ہے آپ کے جو ریونیو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا نہیں ہے. انڈسٹریز آپ کی بند ہو گئی، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کتنی انڈسٹریز ہماری جو ہیں، کتنے بزنسز ہمارے کاروبار یہاں سے بند ہو گئے ہیں. ان امپلائمنٹ ریٹ کیا جا رہا ہے اور غربت کی لکیر، مطلب کہ 45% سے زیادہ لوگ تو غربت کی لکیر کے نیچے آ رہے ہیں اور ابھی ایسا چلتا رہے گا تو حالات ٹھیک نہیں ہے. اور حالات اسی وقت بہتر ہوں گے جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے، جو کہ نہیں آ رہی ہے. ہمارا کوئی دوست ممالک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے. سعودی عرب کا نے محمد بن سلمان نے آنا تھا پاکستان، لیکن انہوں نے پھر اپنا دورہ منسوخ کر دیا اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اور اس حکومت کی جو یہ حکومت ہے اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں مسائل کا حل کرنا ہوگا، ملک میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.